वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 6 नवंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल कोविड-19 स्त्री शक्ति चैलेंज के बारे में है। हाल ही में 6 महिलाओं के द्वारा लीड किया जा रहा स्टार्टअप वो कोविड-19 स्त्री शक्ति चैलेंज जीत चुका है, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था माईगोव के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद यूएन वुमेन और माईगोव ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था। माईगोव या माईजीओवी यू कैन से, ये एक प्रकार का गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। सिंपली बोलूँ तो एक एप्लीकेशन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ताकि गवर्नमेंट और जो एक नॉर्मल सिटीजन होता है उसके बीच का गैप खत्म हो सके। यहाँ पर वो कई तरीके के चैलेंजेस भी रन करते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट अपनी कई तरीके की पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी इस एप्लीकेशन के जरिए डिसेमिनेट करती है, यानी कि हम तक पहुंचाती है। अगर हम इस स्त्री शक्ति चैलेंज के बारे में बात करें तो इसे अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव तो यही था कि ऐसे स्टार्टअप जिसे महिलाएं रन कर रही हैं उन्हें इनकरेज किया जाए। अगर वो कुछ इनोवेटिव सोल्यूशंस वगैरह लेकर आती हैं तो कोविड-19 को सेंटर में रखा गया था, बिकॉज तब तक कोविड-19 आ गया था कि आप सोल्यूशन बताइए, कुछ ऐसा सोल्यूशन जिसका सोसाइटी पर अच्छा प्रभाव पड़ता हो। कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह दी जाती हैं, फिर उनको टैकल करने के लिए कहा जाता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, अगर कई सारे स्टार्टअप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो कैसे सेलेक्ट किया कि कौन जीता कौन हारा। तो जो सिलेक्शन है या इवैल्यूएशन कि किसका बढ़िया है वो इस बेसिस पर किया गया कि कितना ज़्यादा इनोवेशन है उनके सोल्यूशन में, उनका जो सोल्यूशन है उसकी यूजिबिलिटी क्या है, इस्तेमाल हो पाएगा कि नहीं, रेलेवेंस कितनी है वर्तमान के पर्सपेक्टिव से, कोविड-19 चल रहा है तो उसके पर्सपेक्टिव से, और सोसाइटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन पैरामीटर्स पर इवैल्यूएशन किया गया। टॉप 3 एंट्रीज को विनर के तौर पर सेलेक्ट किया गया जिन्होंने हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस दिए, और 3 और एंट्रीज को सेलेक्ट किया गया जिन्हें प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन कहा गया, मतलब ठीक ठाक है, आपका बढ़िया है। कैश प्राइस की बात करें तो जो 3 विनर्स रहे उनको 5 लाख का कैश प्राइस दिया गया, और जो 3 स्टार्टअप्स चूज किए गए प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन के तौर पर उन्हें 2 लाख का जो प्राइस है वो दिया गया। माईगोव या माईजीओवी के बारे में बात करते हैं तो 2014 में लॉन्च किया गया था। एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जिसे आप वेब प्लेटफॉर्म या फिर एप्लीकेशन के फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप इंश्योर करता है सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंश्योर करने का प्रयास किया जाता है। यूएन वुमेन की बात करें तो 2010 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशंस की एक एंटिटी है। जेंडर इक्वलिटी, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को स्थापित करने के लिए काम करती है और महिलाओं के एम्पावरमेंट, उनके सशक्तिकरण के लिए भी ये कार्य करती है। ग्लोबल चैंपियन के तौर पे वुमेन एंड गर्ल्स के राइट के लिए वर्ल्ड वाइड लगातार प्रयास करते रहते हैं ताकि उनके अधिकारों को एक्सेलरेट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। हमारा अगला आर्टिकल लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में है। अभी हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 210 मेगावाट लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाना है उसे अप्रूव कर दिया है। ये है क्या? 210 मेगावाट प्रोजेक्ट है जिसे सतलुज नदी के ऊपर डेवलप किया जाएगा। शिमला और कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। सिग्निफिकेंस की बात करें तो 758.20 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को एनुअली ये जनरेट करेगा। इससे ग्रिड स्टेबिलिटी बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को हम अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, पावर सप्लाई की पोजीशन भी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा बनाई जा रही है तो। इसके अतिरिक्त ये जो ग्रिड होगा वो 6.1 लाख टन का कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन भी करेगा, बिकॉज अगर हम थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से ये बिजली पैदा कर रहे होते तो हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा उस रीजन में, क्योंकि हम एक रीन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। सतलुज रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो नदी है ये मानसरोवर राकाज लेक से निकलती है। वेस्टर्न तिब्बत में ये लेक पड़ती है, मानसरोवर लेक। ये इंडस नदी की ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। इंडस नदी की देखिए 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडस को अगर हम इसके अतिरिक्त लेते हैं तो झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलुज। देखिए ये इंडस रिवर है, ये है झेलम, ये है चेनाब, ये है रावी, यहाँ पर देखिए आती है बियास और ये है सतलुज। तो ये सबसे ईस्ट में पड़ती है, सबसे पूर्व में आपको सतलुज ही मिलेगा। लॉन्गेस्ट है 5 जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, उनमें से सबसे लंबी यही है। और पंजाब में जो 5 नदियां बहती हैं उनमें से एक ये भी है। डैम की बात करें तो भाखड़ा डैम है जो इस नदी पर बनाया गया है, जो नियर बाई एरियाज़ को इरिगेशन के लिए पानी दे देता है। फिरोजपुर से लेके फजिल्का ये एरिया है जहाँ पर ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लगभग
120 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है। ये देखिए एरिया आपको फजिल्का का दिखाया गया है और यहाँ पर फिरोजपुर आपको मिलेगा। तो ये पूरा बाउंड्री ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सतलुज नदी है वो बनाती है। सिग्निफिकेंस, इसका जो पानी है वो इंडिया के इंडस वाटर ट्रीटी के तहत सतलुज का जो पानी है वो इंडिया को मिला है। इंडस, झेलम और चिनाब ये तीनों पाकिस्तान के पास हैं। रावी, ब्यास, सतलुज मतलब मैक्सिमम वो उनका पानी पाकिस्तान यूज़ करता है। और रावी, ब्यास, सतलुज का जो पानी है, इंडस, झेलम, चिनाब का पाकिस्तान, रावी, ब्यास, सतलुज का इंडिया, लार्जली इसका पानी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इरिगेशन की जो प्रॉब्लम है वो आसपास के रीजन में ये एड्रेस करने का प्रयास करता है। हमारा अगला आर्टिकल पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में है। अभी इसका एक इनहेंस्ड वर्जन मतलब थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन जिसका नाम है पिनाका मार्क 1 या पिनाका MK1 बोल सकते हो आप। इसे अभी सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के फॉर्म में, जो चांदीपुर एरिया है उड़ीसा के कोस्ट के पास, वहाँ से। देखिए ये एक प्रकार का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। एक व्हीकल होती है जिसमें कई सारे रॉकेट्स लॉन्च कर दिए मतलब इंस्टॉल किए जाते हैं। स्पेसिफिकली 1 डजन यानी कि 12 रॉकेट्स इसमें होते हैं जिन्हें 1 to 1 बाई वन आप बारी बारी से लॉन्च कर सकते हैं, एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। इसे DRDO ने डेवलप किया है इंडिजीनियसली इंडियन आर्मी के लिए। हम ही ने अपने यहाँ डेवलप किया है, किसी से इंपोर्ट वगैरह नहीं किया है इसकी टेक्नोलॉजी को। पर्पस तो यही है कि जब भी कॉम्बैट होता है, लड़ाई होती है, तो एक समय ऐसा आता है जब 2 आर्मीज आमने सामने होती हैं अपनी आर्टिलरी गन्स के साथ, हथियारों के साथ काफ़ी नज़दीक में आ जाते हैं, फायरिंग करते हैं। तो नज़दीक में जाने से पहले जो हमला किया जाता है, हम मतलब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर होते हैं, तभी एक बार हम एक राउंड फायर कर देते हैं और वहाँ पर जो भी आर्मी इंस्टॉलेशन है उनको हिट करते हैं। उसके लिए पिनाका का इस्तेमाल करते हैं। ये हमला करने के बाद उनको हम वीक करते हैं, देन हम उनके पास जाकर अपने टारगेट्स को हिट करना शुरू करते हैं। रेंज देखिए, जो पिनाका का पहले का जो अर्लियर वर्जन था उसकी जो रेंज थी वो 37 किलोमीटर अप्रॉक्स थी। अभी चूंकि ये एडवांस वर्जन है तो इसकी रेंज बढ़ गई है, ये 45 to 60 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। हिस्ट्री की बात करूँ तो 1980s में इसे लेट 1980s में स्टार्ट किया गया था। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पहले हम रशिया का इस्तेमाल करते थे ग्रैड नाम से, उसके विकल्प के तौर पे हमने इसे बनाने की शुरुआत करी थी और अभी हमारे पास रेडी है। इनफैक्ट इसका एडवांस्ड वर्जन भी हमारे पास रेडी है। अगला आर्टिकल प्रोजेक्ट लायन के बारे में है। यहाँ पर अभी एक प्रपोजल आया है कि हम 6 रीलोकेशन साइट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 6 नई रीलोकेशन साइट्स को आइडेंटिफाई किया है अपार्ट फ्रॉम कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये प्रोजेक्ट लायन के तहत आ गया है और यहाँ पर रीलोकेशन का काम पहले चल भी चुका है। प्रोजेक्ट लायन के बारे में बात करें तो देखिए इसमें ये एक प्रोग्राम है प्रोजेक्ट लायन, जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था एशियाटिक लायन को कंजर्व करने के लिए। उद्देश्य यही है कि हम एशियाटिक लायन के लिए उनका हैबिटेट बेहतर करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जो भी डिसीज़ कई बार लायंस को हो जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है उससे उन्हें बचाएं और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को भी अवॉइड करें। कई बार इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जानवरों को मार दिया जाता है आसपास की लोकेलिटी के लोगों के द्वारा, तो हम उसे भी अवॉइड कर सकें। रीलोकेशन एक्चुअली में हम करते क्यों हैं? देखिए, अगर कोई ऐसी प्रजाति है, ऐसी कोई जाति है जिसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक ही जेनेटिक फैमिली से बिलोंग करने वाली वेरियस स्पीसीज, प्रजातियां, जिनमें अलग अलग डिफरेंट ट्रेट्स पाए जाते हैं। जितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उस पॉपुलेशन को उतना कम थ्रेट होता है, थ्रेट बियरिंग एबिलिटी बढ़ती जाती है। लेकिन ये जो एशियाटिक लायंस हैं, ये मेनली आपको मिलेंगे गिर जो एरिया है गुजरात का वहाँ और आसपास के रीजन में, सौराष्ट्र में। तो चूंकि बहुत लोकलाइज्ड वे में रहते हैं तो इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम है। अगर हम इन्हें अलग अलग लोकेलिटीज़ में लेकर जाएंगे तो उस लोकेशन के हिसाब से इनकी डाइवर्सिटी इन्हेंस होगी और इनके ऊपर जो उनकी जो वल्नरेबिलिटी है, जो थ्रेट है एपिडेमिक्स के दौरान या कोई बीमारी वगैरह फैल गई तो कम हो जाएगी। एटलीस्ट हम कुछ को तो बचा पाएंगे। अगर कोई भी प्रजाति अगर बहुत कम एरिया में रहती है तो उसके ऊपर खतरा हमेशा ज़्यादा रहता है। जो 6 नई साइट्स चुनी गई हैं वो है माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान की, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, जैसोर, बालाराम, आमजी, WLS एंड एडजॉइनिंग लैंडस्केप, ये एरिया जो गुजरात का है वहाँ पर भी इन्हें रिलोकेट करने का प्लान बनाया गया है। एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क और उसके आसपास का जो एरिया है सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ ही ये पाए जाते हैं। वहीं पे कन्फाइंड है लार्जली। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इनको दिया गया है। जो हमारा अगला आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस राउंड टेबल को चेयर किया। वर्चुअल है मतलब ऑनलाइन है, समझ में आ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर मतलब दुनिया भर के जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोग इस राउंड टेबल पर आए जहाँ पर बातचीत हुई। कई बार तो लाइन से, नाम से ही क्लियर हो जाता है होगा क्या। एक प्रकार का एक्सक्लूसिव डायलॉग था जिसमें दुनिया भर के लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स
जो इंडिया में दुनिया के अलग देशों में इन्वेस्ट करते हैं उनको बुलाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स भी इसमें इन्वॉल्व रहे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, इन दोनों लोगों ने मिलकर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया था ताकि हम एक कोऑर्डिनेशन डेवलप कर सकें और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में भी पॉजिटिवली इन्वेस्ट कर सकें। NIIF की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 2015 में बनाया था। 40,000 का इसका कोर कैपिटल था। उद्देश्य ये था कि जो ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और स्टार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग की जाए। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको पहली बार स्टार्ट किया जाता है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें पहले से ही इंस्टॉल्ड इंफ्रा का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टार्ड का मतलब कि ठप पड़े जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, इन सभी में पैसा NIIF देता है। ऑब्जेक्टिव यह है कि हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट अवेल कर सकें इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स को थोड़ा बढ़िया करके, उनमें डेवलपमेंट लाकर। 3 तरीके के फंड्स इसमें होते हैं। इन्वेस्टमेंट मैंडेट में अलग अलग, मतलब ग्रीन फील्ड को कितना देंगे, ब्राउन फील्ड को कितना देंगे, स्टार्ड प्रोजेक्ट्स को कितना देंगे, सब क्लासिफिकेशन है। और जो फंड है उसे रजिस्टर किया गया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पे। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें प्राइवेटली, मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके जरिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं। जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंडियन भी हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं, उस पैसे को फिर हम इन्वेस्ट करते हैं, उसका रिटर्न उनको भी मिलता है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो और ये रजिस्टर है सेबी में, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी में इसे रजिस्टर किया गया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पे। हमारा अगला आर्टिकल 4 चापोरिस ऑफ आसाम के बारे में है। हाल ही में एक म्यूजियम को लेकर वहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है। एक्चुअली में जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पर, उन्होंने मार्च में एक रिपोर्ट निकाल के बोला था, एक प्रपोजल रखा था कि हम एक बनाएंगे म्यूजियम जहाँ पे जो 4 चापोरीज के रीजन में रहने वाली मियाँ पॉपुलेशन है उनके कल्चर को हम वहाँ पे एग्जिबिट करेंगे, दिखाएंगे। तो अभी एक अपोजिशन पार्टी के लीडर ने बोल दिया कि आप ये म्यूजियम बना दीजिए जो आपके प्रपोजल में है। तो फिर जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स थे वो आ गए, बोले नहीं हम ये नहीं बनाने देंगे, ये तो बाहर के लोग हैं, बांग्लादेश से आए हैं, हम इनके कल्चर को क्यों दिखाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट ब्रीफ अबाउट अ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 चापोरीज रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और मियाँ पॉपुलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। पॉपुलेशन जो कंट्रोवर्सी है इट हैज़ अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो वो हमारे लिए वर्थलेस है। 4 चापोरीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, 4 जो होता है एक फ्लोटिंग आइलैंड होता है जो नदियों में तैरता हुआ दिखता है। और चापोरीज नदी के किनारे का वो हिस्सा होता है रिवर बैंक में जिसमें अक्सर फ्लड उसको प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है। कई बार इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज ऐसा होता है जो एरिया नदी में तैर रहा है वो कई बार किनारे लग जाता है, तो वो चापोरीज बन जाता है। मैंने आपको बताया जो 4 है वो नदी के भीतर फ्लोटिंग आइलैंड है और चापोरीज इस किनारे के एरिया को कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ये एरिया तैर रहा है, मतलब जो 4 है वो आके किनारे लग जाता है। 4 कार आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन में आए, तो ये किनारे आके लग जाएगा तो ये चापोरीज बन जाएगा। ये एरिया जो किनारे है ये कट के तैरने लग जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। तो 4 और चापोरीज को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ये वाटर के फ्लो के मुताबिक चेंज होता रहता है। तैरने वाला हिस्सा किनारे लग जाता है, किनारे वाला हिस्सा कट के तैरने लग जाता है। तो 4 चापोरीज है क्या, ये आप समझ गए। अब देखिए, ये काफ़ी फ्लड प्रोन एरिया में आता है, पानी का अक्सर बहाव रहता है, तो जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें कई तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लार्जली यहाँ पे बंगाली ओरिजिन की मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है जिन्हें मियाँ कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी जातियाँ रहती हैं, कम्युनिटीज़ रहती हैं, जैसे कि मिशिंग्स, देवरीज, कोचरीज और नेपालीज भी यहाँ पर रहते हैं। जो पॉपुलर इमेजिनेशन है वो यही है कि जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं वो ड्यूबियस नेशनलिटी के हैं, वो इंडिया के नहीं हैं। मियाँ लोग जो यहाँ पे रहते हैं, मियाँ देखिए एक कम्युनिटी है जो मुस्लिम माइग्रेंट्स कभी इंडिया में आए थे बहुत पहले से लेकर, अंग्रेजों के समय से लेकर अभी तक, ये उनके वंशज हैं। जो कि कई बार अभी लेटेस्ट में बात करें तो बांग्लादेश के बनने के बाद कई सारे लोग बांग्लादेश से भी आए हुए हैं आसाम में, उन्हें मियाँ कहा जाता है। मियाँ जो वर्ड है ये बहुत सम्मानजनक नहीं है, अपमानजनक तरीके से या डेरोगेटरी मैनर में ये उस कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन्हें मियाँ कहते हुए। जो कम्युनिटी है वो कई सारी वेव्स में इंडिया में आई है। ब्रिटिश एनेक्सेशन जब आसाम का हुआ था 1826 में, तब भी जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था वहाँ से लोग आए थे। 1971 में जो बांग्लादेश नए देश के रूप में उभरा तो वहाँ से भी कई सारे लोग, उस समय जब पाकिस्तान ने हमला किया था बांग्लादेश के ऊपर तो उस समय भी कई सारे लोग यहाँ पर आए थे, तो उन्हें ही मियाँ कहा जाता है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो गवर्नर की पार्डनिंग पावर के बारे में है। एक्चुअली में हुआ ये है कि कुछ लोग हैं जो 20 साल से सज़ा में हैं। प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनके असैसिनेशन में उन्होंने 2 साल पहले गवर्नर के पास पार्डनिंग प्ली डाली थी कि हमारी सज़ा को माफ़ कर दीजिए, लेकिन गवर्नर उसे एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड ये बताया गया कि चूंकि एक लार्जर इन्वेस्टिगेशन चल रही है सीबीआई के द्वारा तैयार किए गए एक मैकेनिज्म के माध्यम से,
तो चूंकि अभी तो प्रोब चल ही रहा है, अभी हम पता कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 20 साल से ये जो प्रोब है वो चल रहा है, तो अभी हम कैसे हैंडल कर सकते हैं किसी की पार्डनिंग प्ली को। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये क्लियर किया है कि देखिए भाई, आपका जो केस चल रहा है वो तो 20 साल से चल रहा है, और हो सकता है अभी और भी चले, क्योंकि आप बड़ी कॉन्स्पिरेसी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये कॉन्स्पिरेसी कई सारे देशों में फैली हो सकती है, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे कि श्रीलंका और यूके भी। तो आप वो अपना देखते रहिए। इन बिटवीन अगर किसी व्यक्ति ने पार्डनिंग प्ली डाली है तो आप उसे एड्रेस करिए। पार्डन करना है नहीं करना है दैट्स ओके, लेकिन आप एटलीस्ट उसे देखिए कि उस पर ध्यान दीजिए। तो अगर हम गवर्नर के पार्डनिंग पावर के बारे में बात करें तो आर्टिकल 161 जो है वो गवर्नर को पार्डनिंग पावर देता है। पार्डनिंग पावर कई तरीके की होती है, पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, रिमिट और मतलब रिमिशन और कम्यूट, ये 5 तरीके के जो पार्डनिंग है वो की जाती है अगर ऐसे लॉ को वायलेट करके पनिशमेंट दी गई है जो कि स्टेट के एम्बिट में आता है, इरना में आता है। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पार्डन क्या होता है? पार्डन का मतलब होता है सजा को पूरी तरीके से माफ कर देना, उसके बाद वो नॉर्मल सिटीजन हो जाएगा, जेल से बाहर आ जाएगा। कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि हम टाइप ऑफ पनिशमेंट चेंज कर देते हैं। पहले कोई हार्श पनिशमेंट दी थी, जैसे डेथ पेनल्टी दी थी, कम्यूट करके उसे बोला आजीवन कारावास ले लो। रिप्रीव का मतलब ये होता है कि डिले अलाउ कर देते हैं, फांसी की सजा देनी है तो देनी है, लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास प्ली करना है अपनी फांसी को कि शायद वो माफ कर दें। तो वो प्ली कर रहा है, तब तक आपने फांसी चढ़ा दिया, तो माफी कैसे मिलेगी? तो रिप्रीव दे दिया जाता है, मतलब डिले कर दिया जाता है कि जब तक आपका केस वहां पर प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास है, तब तक हम आपको फांसी नहीं देंगे। दैट इज रिप्रीव। रिस्पाइट का मतलब ये होता है कि जो डिग्री ऑफ पनिशमेंट है उसका क्वांटम रिड्यूस कर दिया जाता है। किसी स्पेशल केस में सजा को थोड़ा लाइट कर दिया जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी या मेंटल कंडीशन किसी की खराब है तो सजा को थोड़ा हल्का बना देते हैं, उतना नहीं देते जितना नॉर्मली दिया जाता है। रिमिशन का मतलब यह है कि पनिशमेंट के क्वांटम को चेंज कर देते हैं, नेचर चेंज नहीं करते। 20 साल की सजा दी थी, वो भी रिगरस, मतलब काम वाम करवा के, लेबर करवाने के साथ, तो उसको 20 साल से 10 साल कर देंगे। ऐसा नहीं कि 20 साल की सजा दी थी या फांसी की सजा दी थी तो उसके बाद उसको बदल कर आजीवन कारावास में कर दिया, तो उसको रेमिशन नहीं बोलेंगे। रेमिशन में होता है कि नेचर ऑफ पनिशमेंट सेम होता है, केवल उसके क्वांटम को, उसकी जो ग्रेविटी है उसे कम कर दिया जाता है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो नेशनल मानसून मिशन के बारे में है। हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने जो नेशनल मानसून मिशन है 2012 में लॉन्च किया गया था, उसका इवेल्युएशन किया कि इसके कितने फायदे या नुकसान हो रहे हैं। इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने 2012 में लॉन्च किया था। उद्देश्य ये था कि हम थोड़ा जो मानसून रेनफॉल प्रोडिक्शन है उसको बेहतर करें। देखिए, एक समय था जब हमारे यहाँ मानसून प्रोडिक्शन होता था तो हम कहते थे अरे फालतू बोल रहे हैं, बारिश होगी वोगी नहीं। वो बोलते थे 3 दिन में बारिश होगी, लेकिन हम मानते नहीं थे। लेकिन आज क्या होता है, अगर वो बोल देते हैं कि 24 घंटे में बारिश होगी मतलब होगी, अगर 48 घंटे में खूब मूसलाधार बारिश होगी मतलब होगी। तो अब हमारा जो मानसून प्रेडिक्शन है वो बेहतर हो गया है। इसके कई सारे फायदे होते हैं। हमारे किसान उसके हिसाब से प्लान कर लेते हैं चीज़ों को। बारिश अगर होगी, अच्छी होगी तो उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है, नहीं अच्छी होनी है तो उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है। तो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है अगर हमें अच्छे से पता हो कि मानसून की कंडीशन क्या रहने वाली है। यहाँ पर ये एकेडमिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करते हैं। इन्होंने अब HPC फैसिलिटीज़ डेवलप कर ली है, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग मैकेनिज्म है। क्योंकि जब प्रोडिक्शन किया जाता है तो बहुत सारा डेटा होता है जिसे बहुत ही स्पीडली प्रोसेस करना होता है, तो बहुत ही स्पीडली अब इसे प्रोसेस किया जा सकता है। दैट्स वाई हम अच्छा प्रोडिक्शन कर पाते हैं, जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू फॉल्स बताइए। लोरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रावी नदी पे, गलत है, सतलुज पे है, हमने पढ़ा है अभी। अगला, पिनाका रॉकेट सिस्टम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है और DRDO ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है, सही है। एशियाटिक लॉयन गिर नेशनल पार्क राजस्थान में रहते हैं, गिर जो है वो गुजरात में है, राजस्थान में नहीं। NIIF 4 लाख करोड़ का है इसका जो सेटअप है और 2015 में लॉन्च किया गया था। 2015 तो ठीक है, लेकिन ये 4 लाख नहीं है, 40,000 है। यही UPSC ने किया था। जब UPSC ने प्रीलिम्स में NIIF के क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने भी 40,000 को 4 लाख कर दिया था और बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। जो 5वां है वो मियाँ कम्युनिटी के बारे में है। ये मुस्लिम माइग्रेंट्स के डिसेंडेंट हैं जो कि आसाम में अब रहते हैं, बांग्लादेश से आकर, ईस्ट बंगाल से आकर। ये भी सही है, तो मतलब ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ये जो डिस्कशन है इसकी PDF आपको ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसे ज्वाइन करने के लिए आप ओनली IAS नथिंग एल्स सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, या फिर उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से भी जाके उसे अवेल कर सकते हैं। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।